वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेकेंड ईयर बायोलॉजी न्यू सिलेबस। हम लोग चैप्टर नंबर 13 को ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। हम लोगों ने अब तक होम्योस्टेटिक मैकेनिज़्म को पढ़ा और हमने देखा कि किस तरह से फीडबैक मैकेनिज़्म जो था वो होम्योस्टेटिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है। आज के लेक्चर में हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन एक कैटेगरी है होम्योस्टेसिस की। जिस तरह से होम्योस्टेसिस की हमने पढ़ा था कि दो कैटेगरीज हैं, एक थर्मो रेगुलेशन है और थर्मो रेगुलेशन के साथ जो दूसरी कैटेगरी है वो हमारी थर्मो रेगुलेशन के साथ होती है ऑस्मो रेगुलेशन। अगर थर्मो रेगुलेशन के अंदर बॉडी अपनी बॉडी के टेम्परेचर अपने टेम्परेचर को 37 पे मेंटेन करके रखती है, 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखती है, तो इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर की नैरो रेंज में मेंटेन करती है, दैट इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। इसी तरह से अगर ह्यूमन बॉडी अपने आप को, अपने अंदर मौजूद फ्लूइड को एक सेट पॉइंट पे रखती है, एक ऑप्टिमल रेंज के अंदर रखती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसमें क्या होता है, मेन आइडिया यही है कि आपकी मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट इन बॉडी फ्लूइड, आपकी बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी की और सल्यूट की कंसंट्रेशन को एक ऑप्टिमल रेंज के अंदर रखना, आपकी बॉडी के फ्लूइड को एक ऑप्टिमल रेंज पे रखना। इससे क्या मुराद है कि उस फ्लूइड में मौजूद पानी को और सल्यूट्स को एक ऑप्टिमल रेंज के अंदर रखना, एक होम्योस्टेटिक सेट पॉइंट के ऊपर रखना, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। और ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी का जो फ्लूइड है वो ना तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो और ना ही वो ज़्यादा जो है वो आपका डाइल्यूट हो जाए। अब ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है इसकी फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है। ये फिजियोलॉजिकल, आपकी फिजियोलॉजी मीन्स आपकी बॉडी के फंक्शन की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑस्मो रेगुलेशन आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। किस तरह से आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए। अब आपको पता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका जो ब्लड है, आपका जो फ्लूइड है वो कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूट है। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होती है आपके जो ब्लड प्रेशर। इसलिए हम कहते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन विच इज़ द बैलेंस of water and electrolytes in the fluid, it is directly linked with the maintaining of body's blood pressure। इसी तरह से आपके ऑर्गन की फंक्शनिंग के लिए, आपके ऑर्गन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ऑस्मो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल इसी तरह से आपकी जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। अब आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, सब एंजाइम्स मिलके मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करा रहे होते हैं। तो एंजाइम्स को एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अगर वो पीएच नहीं मिलती तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे और उनकी फंक्शनिंग ख़त्म हो जाएगी, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर बॉडी। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में मौजूद जो फ्लूइड है उसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद योर पीएच वैल्यू। आपकी ब्लड की अगर पीएच वैल्यू मेंटेन है तो वो ऑस्मो रेगुलेशन उसको मेंटेन किए हुए है, और वो जो पीएच मेंटेन है उसी की वजह से तो सारी एंजाइम एक्टिविटी, आपकी बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो है वो प्रोसेस चल रहा है, आपकी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन उसी वजह से चल रहा है। अब हम यहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वो ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस करता है। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डिफ्यूजन का एक प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन मूव करते हैं। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस में सिर्फ इतना फ़र्क आ जाता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं बल्कि पानी के मॉलिक्यूल्स लो कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो विच इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो बिल्कुल इसी तरह से होता है कि आप लोगों की जो लो कंसनट्रेशन है वहाँ से मूव करना है, किस तरफ, हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना होता है इसने। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो इसमें यही है कि आपकी बॉडी में मौजूद जो भी सोल्यूशन है, आपकी बॉडी में मौजूद जो सोल्यूशन है उसके अंदर कितनी टेंडेंसी है टू टेक इन वाटर, वो कितना ज़्यादा पानी जो है, वो कितना ज़्यादा पानी ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अ डायरेक्ट मेजर ऑफ अ सोल्यूशन टेंडेंसी, एक सोल्यूशन की सलाहियत कितनी है टू टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस ड्यू टू सल्यूट कंसनट्रेशन, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ऑस्मो रेगुलेटरी प्रोसेस की बुनियाद पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं किस तरह से। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। स्टेबल इन्वायरमेंट से क्या मुराद है कि ओशन की जो
इनर लेयर्स होती हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, वहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा होता, वहाँ पे सॉल्ट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। तो ऐसे स्टेबल इन्वायरमेंट में रहने वाले जानदार क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी का जो भी उनकी बॉडी की सल्यूट की कंसनट्रेशन होती है, जो भी उनकी स्टेट होती है, वो इसको एग्जैक्टली मैच कर लेते हैं किसके साथ, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। और ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है तो हम इस सोल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो मीन सेम, और बाकी इसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन वो जिसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन सल्यूट की सेम हो जाए तो हम इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। ऑस्मो कन्फर्मर्स ऐसे एनिमल हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते, ये ऑस्मो रेगुलेटरी प्रोसेस नहीं करते। तो फिर ये कैसे सर्वाइव करते हैं अगर ये ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते? ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को, इंटरनल फ्लूइड कंसंट्रेशन को बिल्कुल बराबर कर लेते हैं किसके, एक्सटर्नल के, और ये एक आइसोटोनिक सोल्यूशन बन जाता है। नाउ देयर इज़ नो नीड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, इनको ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इट इज़ नेसेसरली फाउंड कि ये आपके बहुत ज़्यादा स्टेबल इन्वायरमेंट में पाए जाएँ। अगर इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं होगा तो ये कभी भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकेंगे। इसमें एग्जांपल आ जाती है हैग फिश की, आ जाती है शार्क की, आ जाती है रेज की, आ जाती है, और इन्वर्टिब्रेट्स कुछ आ जाते हैं इसमें। और ऑस्मो रेगुलेटरी एनिमल्स वो होते हैं आपके पास, ये वो एनिमल हैं जो एक्टिवली अपनी बॉडी को रेगुलेट कर रहे होते हैं, और ये एक कांस्टेंट इंटरनल कंसंट्रेशन को बैलेंस करके रखते हैं। और इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस इनको जो है वो लो लेवल से हाई लेवल पे मॉलिक्यूल्स की मुसलसल एटीपी की मदद से, एनर्जी की मदद से मूवमेंट करवानी होती है। इसमें आपके एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। अब ऑस्मो कन्फर्मर्स के फीचर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इसमें सबसे पहले एक आइसोटोनिक स्टेट होती है, स्टेबल हैबिटेट और एनर्जी एफिशिएंसी। अब ये देखिए ना कि अगर वो मेटाबॉलिज्म वो रेगुलेट नहीं कर रहा अपने आप को, ये पॉइंट्स तो हमने पहले डिस्कस कर लिए कि आइसोटोनिक स्टेट होती है, स्टेबल हैबिटेट होता है, जिस भी हैबिटेट में रह रहा है वो स्टेबल इन्वायरमेंट हो। एनर्जी एफिशिएंसी से ये मुराद है कि इसमें एनर्जी का एक्सपेंड नहीं होता, इसको मुसलसल एनर्जी नहीं चाहिए क्योंकि इसको जो है वो रेगुलेट नहीं करना। एनर्जी तो तब चाहिए होगी जब रेगुलेशन करनी होगी। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, आप प्रेजेंटेशन में इसको अलहदा से ऐड कर सकते हैं इन तीनों फीचर्स को। ऑस्मो कन्फर्मर्स एनिमल्स में आप लोगों के पास कौन कौन सी आ जाती हैं? मैरीन जॉलेस फिशेज आती हैं, जिसमें हैग फिश, ये बिल्कुल स्नेक के टाइप की फ़िश होती है, स्नेक टाइप फिश होती है, और ये जो होती हैं जॉलेस होती हैं। इसके बाद इसमें कार्टिलेजिनस फिशेस आ जाती हैं जिसमें शार्क होती है, रेज होती हैं। अब ये क्या करती हैं शार्क और रेज, क्योंकि ये समंदर की तह में रह रही होती हैं, मेरीन वाटर की जो है वो तह में रह रही होती है। मेरीन वाटर आपको पता है कि ओशन का पानी होता है और इसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत हाई होती है। तो जब ये उस पानी में रह रही होती हैं तो ये अब एक मैकेनिज्म अडॉप्ट करती हैं कि ये अपने अंदर ट्राई मेथाइलमाइन ऑक्साइड एक केमिकल है उसको बॉडी में जो है वो एक्यूमुलेट कर लेती हैं। असल में ये यूरिया को एक्यूमुलेट करती हैं, और यूरिया क्योंकि बॉडी के लिए डायरेक्ट हार्मफुल होता है इसलिए उसको एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उसके साथ रखा जाता है, विच इज़ ट्राईमेथाइलमाइन ऑक्साइड, ताकि बॉडी को डैमेज ना हो और बॉडी की जो सल्यूट कंसनट्रेशन है वो हाई रहे और वो बिल्कुल मरीन के जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बराबर आ जाए। इस तरह से ये अपनी बॉडी को आइसोटोनिक स्टेट में रखती हैं एज़ कम्पेयर टू देयर इन्वायरमेंट। और इसके अलावा इसमें जो है वो आपके पास इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। उसके कुछ ऑस्मो रेगुलेटरी फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहले तो ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए इनको एक्टिव एनर्जी चाहिए होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है इनको। इसी तरह से ये सॉल्ट को एक्यूमुलेट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे जो है वो एक्सक्रीशन भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट। इसी तरह से ये वाटर कंजर्वेशन भी करते हैं। अब यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन में भी दो तरह के एनिमल्स आ जाते हैं। एक तो एनिमल्स हैं हमारे पास मेरीन। अब जो मेरीन है, आपको पता है मेरीन, मैंने अभी कहा कि वो सॉल्टी वाटर होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर होता है। जब वो सॉल्टी वाटर में रहेंगी तो इसका मतलब है कि सॉल्टी वाटर में, आपको अभी हमने पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हमेशा पानी लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो मेरीन में क्या होता है, मेरीन में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो हाईली कंसनट्रेटेड होता है। तो वाटर हैज़ टेंडेंसी टू मूव इन मेरीन वाटर। तो फिश को यहाँ पे क्या मसला हो सकता है, फिश को ये मसला हो सकता है कि फिश
का उसको ख़तरा है कि सारा पानी जो है वो समंदर की तरफ ना चला जाए, क्योंकि समंदर में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इस तरह से फ़िश डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगी और मर जाएगी। तो यहाँ पे फिशेस क्या करती हैं, वो एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आइन फ्रॉम गिल्स, वो अपने जो है वो गिल्स से जो है वो सॉल्ट निकालती हैं, और एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आइंस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि इनको जो है वो अपनी बॉडी में पानी सेव करना है, इसीलिए ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट यूरिन में निकल जाए लेकिन पानी सेव हो जाए। क्यों? क्योंकि पानी की ऑलरेडी एक टेंडेंसी है कि वो मेरीन वाटर की तरफ और मूव करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट्स ज़्यादा है, लेकिन ये फ़िश अपने पानी को मेंटेन करके रखना चाहती है, इसलिए ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। दूसरी तरफ जो फ्रेश वाटर फिशेज़ होती हैं वो क्या रहती हैं, वो फ्रेश वाटर में रहती हैं, और फ्रेश वाटर में सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा लो होती है। अब क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन लो है, तो एज़ कम्पेयर टू वाटर, फ़िश की बॉडी के अंदर अब साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो जब फ़िश की बॉडी के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो पानी अब किस तरफ मूव करेगा? पानी अब नेचुरली आपकी फ़िश की बॉडी की तरफ मूव करेगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बॉडी में मूव करेगा। तो अब यहाँ पे क्या डेंजर है, फ़िश को क्या डेंजर है, वो उसके लिए डेंजरस ये इसलिए है क्योंकि उसकी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसकी बॉडी के रप्चर होने का, फटने का ख़तरा है। तो वो ऐसे ये तो नहीं कर सकती, उसको यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेट करना है। वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेट करेगी? एक तो वो क्या करेगी, अपने जो यूरिन है सबसे पहले वो किस तरह का प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि उसको यहाँ पे एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आयंस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि पानी उसके अंदर आ बहुत रहा है, टेंडेंसी है पानी की कि वो फिश की बॉडी के अंदर मूव करेगा, तो वो मैक्सिमम वाटर को यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट करेगी। और इसका यूरिन किस तरह से होगा, वो आपके पास लेस कंसनट्रेटेड होगा। और ये था ऑस्मो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट कि किस तरह मेरीन फिशेज़ और किस तरह से फ्रेश वाटर फिशेज़ अपने आप को ऑस्मो रेगुलेट करती हैं। इनके प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। अगर मेरीन में रह रही है तो उसका इन्वायरमेंट सॉल्टी है, पानी बाहर की तरफ मूव करेगा और वो अपने पानी को बचाने के लिए, फिश अपने पानी को बचाने के लिए, ऑस्मो रेगुलेट करने के लिए कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी। इन अनदर केस अगर आपके पास जो फिश फ्रेश वाटर में रह रही है, अब फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में फ़िश की बॉडी में सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो फ़िश को अब ये खतरा है कि पानी जो है वो फ़िश की बॉडी के अंदर मूव कर जाएगा और फ़िश की बॉडी में ब्लॉटिंग होगी और वो उसके रप्चर होने का ख़तरा है। तो वो उसको ऑस्मो रेगुलेट करना है। वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेट करेगी, वो मैक्सिमम पानी अपनी बॉडी से जो है वो रिलीज़ करवाएगी इन्वायरमेंट के अंदर और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। दैट वाज ऑल अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन, कि किस तरह से ऑस्मो रेगुलेटरी एनिमल्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट अपने आप को ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। अब सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन में हमने बात की है, हमारे पास फ्रेश वाटर फिशेस थी, वो क्या करती हैं, टेंड टू गेन वाटर एंड लूज सॉल्ट। उनको होता है कि हमें पानी जो है वो गेन करना और सॉल्ट को लूज़ करना है। दे ड्रिंक लिटल वाटर, प्रोड्यूस अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन एंड एक्टिवली एब्जॉर्ब सॉल्ट विया गिल्स। इसी तरह से आपकी जो मेरीन फिशेज़ हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप एलाबोरेट करके इसको नोट्स में लिख सकते हैं कि किस तरह से आपकी अब जो मेरीन है, मेरीन में क्या होता है कि ये हाइपोटोनिक वाटर में रह रही होती हैं, तो इनका जो टेंड टू लूज़ वाटर, ये इनके अंदर से जो है वो हाइपरटोनिक में रह रही होती हैं, सॉरी, और इसके अंदर से पानी जो है वो निकल के हाइपरटोनिक की तरफ जा रहा होता है और इनको इस पानी को मेंटेन करके रखना है। तो दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर एंड एक्टिवली एक्सक्रीट एक्सेस सॉल्ट थ्रू गिल्स। अब वो क्या करती हैं, सॉल्ट को एक्सक्रीट करती हैं, तो वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगी और सॉल्ट को बाहर निकालेंगी। टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट क्या करते हैं, फेस कॉन्टीन्यूस डिहाइड्रेशन थ्रेट्स, उनको मुसलसल डिहाइड्रेशन का जो है वो सामना करना पड़ता है। ये वाटर को कंजर्व करते हैं, वाटर प्रूफ स्किन होती है, स्पेशलाइज किडनी होती है, इसी तरह से मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन होती है। ये था ऑस्मो रेगुलेशन डिफरेंट एनिमल में, कि किस तरह से फ्रेश वाटर, मैरीन और फिर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स अपने आप को बैलेंस आउट करते हैं। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो आपके पास डिफरेंस है ऑस्मो कन्फर्मर्स का और ऑस्मो रेगुलेटर का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन। उसमें ये डिफरेंस आपको आ सकता है कि ऑस्मो कन्फर्मर्स जो हैं वो मैच कर लेते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ और ऑस्मो रेगुलेटर जो हैं वो मेंटेन करते हैं अपनी कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को। इसी तरह से रेगुलेशन एबिलिटी जो है वो ऑस्मो कन्फर्मर्स में बिल्कुल भी नहीं है, ऑस्मो रेगुलेटर्स में है। एनर्जी कंजम्पशन, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, जब ऑस्मो कन्फर्मर्स को रेगुलेट ही नहीं करना तो एनर्जी भी नहीं लगेगी। ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं वो रेगुलेट कर रहे हैं तो उनको एनर्जी चाहिए।
प्राइमरी इन्वायरमेंट जो है वो ऑस्मो कन्फर्मर्स का बहुत स्टेबल होता है, और ऑस्मो रेगुलेटर का कोई भी डाइवर्स इन्वायरमेंट हो सकता है. इट कैन बी मैरीन, इट कैन बी फ्रेश और इट कैन बी टेरेस्ट्रियल. रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स की बात करें तो ऑस्मो कन्फर्मर्स में हैग फिश, शार्क, रेज आ जाती हैं. और आपके पास जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं इसमें आपके पास आ जाती हैं मैरीन बोनी फिशेज आ जाती हैं, मैमल्स आ जाते हैं और बर्ड्स आ जाते हैं. एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर समरी यहाँ पे लिखी हुई है ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन और फर्दर जो है वो इनकी डेफिनेशन. अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन.